एक गांव में दो दोस्त रहते थे और दोनों ही खेतों में काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। उन दोस्तों में से एक का नाम बंटी होता है और दूसरे का नाम चतुर होता है। जो चतुर होता है उसका नाम भी चतुर होता है और दिमाग से भी चतुर होता है। जब दोनों की शादी हो जाती है तो जो बंटी होता है वो अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी शादी को करने में लगा देता है, ताकि वो यह दिखा सके कि मैंने अपने गांव में सबसे अच्छी शादी करी है। और जो चतुर होता है उसको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन उसको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट क्या है ये पता होता है। तो वो शादी तो कम पैसे में कर लेता है और वो जो शादी में से 1 लाख रुपए को बचाता है उसको वो म्यूचुअल फंड में 15% रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट कर देता है। उसने म्यूचुअल फंड में पैसे को इसलिए इन्वेस्ट करा क्योंकि उसको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। वो सोचता है कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये पैसा तब काम आ जाएगा, लेकिन शायद उसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट का इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जब चतुर का बेटा 30 साल बाद अपने पापा के इन्वेस्टमेंट करे हुए पैसे को देखता है तो वो भी चौंक जाता है। वो देखता है उसके पापा ने जो 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करा था, लेकिन वो 1 लाख रुपए आज 6,62,11,772 रुपीज़ बन चुके हैं और चतुर आज एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन चुका है। अगर चतुर पूरी ज़िंदगी भर भी मेहनत करता तो शायद इतना पैसा कमा नहीं पाता। उस दिन समझ आया चतुर को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का खेल, और चतुर ने अपने बेटे को इसके बारे में पढ़ने की सलाह दी। चतुर के बेटे ने स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से समझा और उन पैसों को बिल्कुल भी नहीं छुआ और उसने सारे के सारे पैसों को और 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अब चतुर का बेटा स्टॉक मार्केट को समझता था तो उसने इस बार सारा पैसा खुद मैनेज किया और उसको इस बार 20% तक का रिटर्न देखने को मिलने लगा। ऐसा ही समय बीतता गया और 15 साल कंप्लीट हो गए। जब उस पैसे को चतुर ने 15 साल बाद देखा तो उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर विश्वास करने लगा था। जब वो अपने उन पैसों को देखता तो इस बार उसने 6,62,11,772 रुपीज़ को इन्वेस्ट करा था, लेकिन 15 साल बाद उसके वो रुपए 102 करोड़ रुपए बन चुके होते हैं। देखो, एक छोटे से डिसीजन से चतुर ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को बदल लिया और अपने आने वाली पीढ़ियों की लाइफ को भी बदल दिया। और उसने कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करी थी, उसने केवल उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करा था जो उसने शादी से बचाए थे, जो कि बहुत कम है। हम भी ऐसी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकते हैं। और वहीं बंटी की लाइफ जैसी चल रही थी उसकी लाइफ वैसे ही चलती रहती है। वो आज भी खेती करके अपना गुजारा कर रहा है और उसके पास ना तो अभी ज़्यादा पैसे हैं और ना ही कुछ सेव करा है। यहाँ से आप एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में डिफरेंस भी देख सकते हैं। इस दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट रह चुके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बार सबके सामने कहा था कि मैंने और आपने इस दुनिया में 7 अजूबे तो देखे हैं, लेकिन 8वां अजूबा मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर में देखा। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा करते थे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ वही कर सकता है जो इसके बारे में समझता है, जो इसके बारे में जानता है, नहीं तो बाकी सभी इस दुनिया में इसके बारे में कभी नहीं सोचते और पैसे को कमाने का एक महान अवसर छोड़ देते हैं। हमारे पास भी समय समय पर बहुत सारे पैसे आते हैं, लेकिन हम उनका यूज़ गलत चीज़ों में करते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा दिखाने में पैसा खर्च कर देते हैं। हम एक 15,000 का मोबाइल भी चला सकते थे, लेकिन आप अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में आईफोन जैसे महंगे मोबाइल ले लेते हैं। आजकल जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि आजकल बहुत सारे लोग EMI पर भी आईफोन को परचेज़ करते हैं। मतलब वो पहले से लॉस में थे और लॉस पर EMI लगाकर और भी ज़्यादा लॉस में आ जाते हैं। देखो, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लॉस लेकर केवल कूल दिखाने के लिए अपने पैसे को बर्बाद करना गलत है। किसी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने एक बार कहा था कि जब तक हम किसी भी चीज़ को 4 बार ना खरीद सके तब तक हमें उस चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो कि आपको एक महिंद्रा थार को ख़रीदना है, तो आप उस महिंद्रा थार को तब तक मत खरीदिए जब तक आपके पास इतने रुपए ना हो जाएं कि आप 4 महिंद्रा थार खरीद सकें। चलो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को और भी आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आपको एक कागज़ का टुकड़ा दिया जाए, तो आप उसको कितने बार फोल्ड कर सकते हो? शायद आप उस कागज़ के टुकड़े को 4 बार फोल्ड कर पाओगे या फिर 7 से 8 बार फोल्ड कर पाओगे। अगर ऐसा हो कि आप उस कागज़ के पेपर को 48 टाइम फोल्ड कर दो, अगर हम किसी पेपर को 48 टाइम फोल्ड करते हैं तो हमें ज़्यादा बड़ा पेपर चाहिए होगा। और अब आप वीडियो को पॉज करके ये बताइए कि उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी। क्या उसकी थिकनेस आपके बराबर हो जाएगी या फिर आपके घर के बराबर हो जाएगी, या फिर मैं कहूँ शायद इस दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा हो जाएगा। तो क्या आप विश्वास कर पाओगे? एक रिसर्च से ये बात पता चली है कि अगर हम पेपर को 48 टाइम फोल्ड कर दें तो उसकी थिकनेस इतनी हो जाएगी कि आप अर्थ से मून तक जा सकते हो।
मतलब अर्थ से मून की डिस्टेंस के बराबर। मतलब वो पेपर धरती पर रहकर भी चंद्रमा को छू सकता है। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग तो मैक्सिमम लोग समझ ही नहीं पाते, इसलिए तो कहते हैं सारा खेल माइंडसेट का होता है। डैरेन हार्डी, जो द कंपाउंडिंग इफेक्ट नाम की बुक के राइटर और एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, जब उनसे इंटरव्यू में उनकी सक्सेस का राज पूछा जाता है तो वो सारा का सारा क्रेडिट कंपाउंडिंग को देते हैं। उन्होंने यह बताया कि उन्होंने ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लिए, उन्होंने केवल छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके अपनी वेल्थ को आज बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। चलो इनसे थोड़ा सा सीखते हैं कि इन्होंने कंपाउंडिंग का यूज़ कैसे किया। जब ये बहुत छोटे थे तो उनके मम्मी पापा के बीच में तलाक हो गया था और डैरेन अपने पापा के साथ रहने लगे। और डैरेन के पापा ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जब माँ का साथ ना हो तो बच्चे का जीवन कैसा होता है, इसलिए उन्होंने डैरेन के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। डैरेन बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट थे, वो नहीं तो ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे थे और नहीं बुरे, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा अमीर कैसे बन गए। जब एक दिन डैरेन अपने गार्डन में बैठे हुए थे तो वो सोच रहे थे कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, अगर मैं आज इतना गरीब ना होता तो मैं आज बहुत ऊपर जा सकता था और बहुत आसानी से सफल हो सकता था। जब वो ऐसा बोल कर रो रहे होते हैं तो उनकी सारी बात उनके डैड सुन लेते हैं। डैरेन के डैड उनसे आकर बोलते हैं कि डैरेन, सिचुएशन मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका माइंडसेट। हमें अपना माइंडसेट कुछ ऐसा रखना चाहिए कि जो हमें नहीं आता उसको सीखने के लिए हम थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और एक दिन देखना ये थोड़ा थोड़ा टाइम जो तुमने इन्वेस्ट करा था तुम्हें उस स्किल का मास्टर बना देगा। उसी दिन डैरेन इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे और उसके बाद उन्होंने कभी भी अपनी गंदी कंडीशन पर अफसोस नहीं किया, बल्कि वो अपनी स्किल पर टाइम इन्वेस्ट करने लगे। और फिर उन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी जो कि कुछ समय बाद अच्छी चलने लगी। फिर उन्होंने सक्सेस नाम की एक मैगज़ीन पर काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उसकी लोकप्रियता को देखकर मैगज़ीन के लिए मंथली चार्ज लेना भी स्टार्ट कर दिया, और फिर भी उनकी मैगज़ीन को 5 लाख लोग हर महीने खरीद कर पढ़ रहे थे, जिससे वो दिन पर दिन और अमीर बनते गए। ऐसा केवल इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल पर थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करा, और उस थोड़े थोड़े टाइम के इन्वेस्टमेंट के कारण उन्हें आज इतना बड़ा रिटर्न देखने को मिला। यह होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। अब तक हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर को समझ लिया है, लेकिन अब हम सीखेंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। आप इसे ज़्यादा कठिन समझने की गलती मत कीजिए, ये बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा बहुत इसके बेसिक के बारे में जानना होता है। हमारे दिमाग में क्वेश्चन तो पक्का आता होगा कि हम कंपनी में ऐसा क्या देखें जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सी कंपनी सक्सेसफुल होने वाली है। मान लेते हैं कि आपका एक दोस्त है जो कि बहुत टाइम से एक चाय की दुकान चला रहा है, लेकिन अब वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है और वो आपसे 1 करोड़ मांग रहा है जिससे वो अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी खोल सके। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखना पसंद करोगे? अगर आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आप सबसे पहले देखोगे कि उसके ऊपर कोई कर्ज है या नहीं तो क्या पता कि वो आपके सारे पैसा लेके भाग जाए। और आप देखोगे कि अपने 1 करोड़ उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर 4 या 5% प्रॉफिट हो रहा है तो क्या फ़ायदा पैसे इन्वेस्ट करने का, इतना प्रॉफिट तो आप बैंक से भी ले सकते हो। अगर वहाँ से हमें 10% या 20% या 50% तक प्रॉफिट मिल रहा है तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप ये भी ज़रूर देखोगे कि जिसको मैं पैसा दे रहा हूँ उसके फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब वो इंसान अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखता है, किस पोजीशन पर देखता है। अगर आप इतना सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख चुके हो, क्योंकि किसी भी कंपनी में शेयर लेने से पहले हमें इन बातों का ख्याल ज़रूर रखना होता है। पहला, कोई कर्जा तो नहीं है, दूसरा कितना रिटर्न मिलेगा, तीसरा उसके फ्यूचर प्लान्स। हमें इन्वेस्टमेंट करते समय और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिसे हम डिस्कस करते हैं। हमें उन 3 चीज़ों को तो देखना ही होगा, और साथ ही साथ कंपनी की वैल्यूएशन, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब कंपनी क्या काम करती है, यह भी देखना होगा। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो पक्का आ रहा होगा कि हम इसको देखेंगे कैसे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो, हमें केवल उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो हमें बहुत सस्ते में मिल रही हैं। मतलब हमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस हमें किसी भी कंपनी के ग्राफ को देखना है और उससे आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें कौन सी कंपनी सस्ते में मिल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था तो सारी कंपनी की वैल्यूएशन अपने आप गिरने लगी थी, और उस समय उन कंपनी के शेयर हमें उनकी रियल वैल्यू से 1/4 टाइम सस्ते मिल रहे थे। उस समय जिसने अच्छी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करा था उन सभी का पैसा इस समय 2 या 4 गुना हो चुका है। और कभी भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में तब इन्वेस्ट मत करना जब उसका प्राइस उसकी वैल्यू से ज़्यादा हो, तब मैक्सिमम चांस होंगे कि आप अपने पैसे को लॉस कर दो। और आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है कि फिर तो हमें अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में बहुत समय लगाना होगा
और अगर हमें कोरोना जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऐसी अपॉर्चुनिटी टाइम टू टाइम शेयर मार्केट में मिलती रहती है और जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कभी भी उस समय अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करना जब आपको मार्केट ओवर वैल्यूड हो, क्योंकि उस समय आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अभी तक तो आपने जो भी सीखा अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है किसी भी कंपनी के ग्रो करने का, वो है उसका बिजनेस। अगर इस समय आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो कि घोड़ा गाड़ी बनाती है, तो क्या आपकी कंपनी ग्रो कर पाएगी? इसका 101% चांस है कि वो कंपनी फेल हो जाएगी और इसके साथ साथ आपका पैसा भी डूब जाएगा। इसके अपोजिट अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है, तो आपका पैसा ग्रो हो सकता है, क्योंकि वो कंपनी फ्यूचर को देखकर निर्णय ले रही है। और हो सकता है कि अगर आपने अपने पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा 10 गुना या 1 साल में आपका पैसा 2 गुना या फिर 4 गुना भी हो जाए। और जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक बार उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी देख लेना है। उसके मैनेजमेंट के बारे में यह भी देखना है कि उसके मैनेजमेंट के कितने ज़्यादा निर्णय सही हैं, या फिर वर्क कल्चर कैसा है, या फिर लोग वहाँ पर काम करना पसंद करते हैं या फिर वो कंपनी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कंपनी पर, इसलिए इन पॉइंटों को एक बार ज़रूर देख लेना। आपने शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे मिथ भी देखे होंगे जो कि हमारे सोचने की पावर को ख़त्म कर रहे हैं और इन्हीं मिथ के कारण हम कभी भी एक्शन नहीं ले पाते। शेयर मार्केट का जो सबसे बड़ा मिथ है वो है हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। क्या हम कम पैसे में इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकते हैं? देखो ये बात सच है कि हम कम पैसे को इन्वेस्ट करके कभी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन हम शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट 500 रुपये या 1000 रुपये से स्टार्ट ज़रूर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारे अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए वो पैसा डूबेगा, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है इसलिए हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरा मिथ यह है कि आजकल बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। हम लोग आजकल बहुत सारे ऐसे ऐड देखते हैं जो कि दावा करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो और आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है तो हमारा एक कर्तव्य है कि आपको सारे रियलिटी बताई जाए, क्या सही है और क्या सच में गलत है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही है और कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर लूटा जा रहा है। देखो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि स्टॉक मार्केट में आप जल्दी पैसा कमा सकते हो। आपको इसमें पैसा कमाने के लिए अपना समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको इसको सीखना पड़ेगा। जब आप स्टॉक मार्केट को सच में सीख जाओगे तब एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि आप जल्दी पैसा कमा रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। इन गलत फहमियों को शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलाया जा रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। आपने वॉरेन बफेट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। वो अभी के इतने बड़े इन्वेस्टर हैं कि आज तक उनके बराबर रुपए कोई भी इन्वेस्टिंग के जरिए नहीं कमा पाया है। और वॉरेन बफेट ने अपनी टीन एज में एक कमिटमेंट करी थी कि अगर वो 30 साल की उम्र से पहले मिलियनेयर नहीं बने तो वो अपने होम टाउन की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देंगे। लेकिन अब बात यह आती है कि वॉरेन बफेट इतने ज़्यादा श्योर कैसे थे कि वो मिलियनेयर बन ही जाएंगे। चलो इसी को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो उनको मरने की नौबत नहीं आई क्योंकि वो 28 साल की उम्र से पहले मिलियनेयर बन चुके थे। अब हम सीखते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया और वो इतना ज़्यादा दावे से कैसे बोल रहे थे कि 30 साल की उम्र तक मिलियनेयर बन जाएंगे। वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग 15 साल की उम्र से स्टार्ट कर दी थी और यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनके मिलियनेयर बनने के पीछे, क्योंकि कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा रोल टाइम का ही होता है और उनको उस उम्र में ही पता चल गया था पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर का। फिर उन्होंने कुछ सिंपल कैलकुलेशन का यूज़ करके यह कैलकुलेट कर लिया कि उनका पैसा कितने समय बाद रिटर्न देगा जिससे वो मिलियनेयर बन जाएं। देखो ये बात तो 100% सच है। जिन्होंने भी कंपाउंडिंग की पावर को समझा है, उस पर इन्वेस्ट किया है, वो आज अमीर हैं, और जो इसकी पावर को नहीं समझ पाते वो गरीब हैं। मैं यहाँ पर सोच की बात कर रहा हूँ, अमीर सोच और गरीब सोच की। गरीब सोच वाला व्यक्ति हमेशा यही बोलता है कि पैसा तो सिर्फ अमीर लोग ही कमा सकते हैं और वो कभी भी कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझते। मैंने आपको इस वीडियो में लगभग सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाने की पूरी कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना।